हो गया, बता दियो लाइव हो जाओ। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कर्ण कौशिक एक बार फिर आपके सामने। आज हम जो अपना महत्वपूर्ण सेशन लेके आए हैं बच्चों, वो सेशन है आपसे जो क्वेश्चन है पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर अप करेंगे बच्चों। पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। उन सेशंस को कवर अप करेंगे बच्चों। आ जाओ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ। भारत के महान्यायवादी, क्वेश्चन इसे फर्स्ट वन से लगा दो। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान के, देखो सुनो बच्चों, नहीं फाइनली क्लास नहीं बच्चों, वो कोर्स आप पूरा कर दे, टेंशन मत लो। अब जो मेरी क्लास है इस पूरे हफ्ते, पता है क्या, मैंने सबको टाइम दिया था। अदर जो टीचर थे, अदर टीचर्स को टाइम दे रखा था कि अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। उन टीचर्स को टाइम दे दिया, अपना अपना कंप्लीट करके मेरे लिए छोड़ दो। अब जो पूरा हफ्ता है उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया है, क्योंकि बच्चों एक टाइम पे शेड्यूल करके दूसरी क्लास नहीं हो रही थी, दूसरी क्लास नहीं होती, इसलिए किया था। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी, टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन है मैंने बोला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ध्यान से समझ लो बच्चों। तो ये धन विधेयक जो आ जाए बच्चों, धन विधेयक का आंसर तो इसका अनुच्छेद 110, इसके बारे में यही बता देता हूं कंप्लीट। धन विधेयक, मनी बिल। पहली बात तो बच्चों, ये बिल अपने आप सदन में नहीं आएगा। इस बिल को लाने के लिए किसकी परमिशन चाहिएगी? राष्ट्रपति की परमिशन चाहिएगी बिल को लेके आने के लिए। पहले क्लियर कहानी होगी। राष्ट्रपति की परमिशन मिलने के बाद ये बिल दो जगह आ सकता है, नहीं दो जगह, पहले बिल जो नहीं दो जगह आता, लोकसभा राज्यसभा, परंतु ये बिल केवल किस में आएगा? लोकसभा में। तो दो पॉइंट हो गए। पहली बात तो क्या, राष्ट्रपति की क्या चाहिए? परमिशन। दूसरा पॉइंट क्या, केवल क्या आएगा? लोकसभा में। क्या ये बिल राज्यसभा में जाता है? बिल्कुल जाता है, राज्यसभा में बिल जाता है, परंतु राज्यसभा कुछ पावर नहीं, कोई पावर नहीं। राज्यसभा केवल इसको 14 दिन तक लेट कर सकती है, 14 दिन तक लेट कर सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है 14 दिन के अंदर उसको फैसला लेना होगा, चाहे बिल को पास करे चाहे मना करे। वो कोई कट मोशन वट मोशन कुछ नहीं कर सकते। दोबारा बिल उसके राज्यसभा के पास से लोकसभा के पास आएगा, और लोकसभा की मर्जी है उसके दिए हुए संशोधनों को मानने या ना मानने। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो किसकी मर्जी से आएगा? प्रेसिडेंट की परमिशन से आएगा। दूसरा केवल किस में आएगा? लोकसभा में आएगा। राज्यसभा की मर्जी है कि वो उसको मतलब राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, 14 दिन तक लेट कर सकती है। केवल इस वर्ड को याद रखो, 14 दिन तक लेट कर सकती है। मीन्स वो संशोधन करे, लोकसभा मानने या नहीं मानने कोई फर्क नहीं। आगे बात सुन में। और दूसरी बात एक और, जब ये राज्यसभा में जाता है तो लोकसभा का स्पीकर कहता है सुन ले भाई, सुन ले भाई। यो लोकसभा का स्पीकर था, लोकसभा का स्पीकर बोलता है सुन ले भाई, यो है मनी बिल, यो क्या है? मनी बिल। इट मींस उसे पहले बताना पड़ता है राज्यसभा को कि उसने क्या भेजा है। उसने जो बिल भेजा है वो 110 अनुच्छेद के अंतर्गत भेजा है उसने। अब बात करते हैं, पूरी प्रोसेस सुना रहा हूं, अरुण गोयत क्लियर हो जाएगी। तो उसको बता के भेजता, भाई ये मनी बिल है तो 14 दिन है तेरे पास, जो तने करना हो वो कर ले। हर स्टेप से क्वेश्चन आ जाएगा कि राज्यसभा को कौन भेजता है? राज्यसभा को लोकसभा का स्पीकर, और परिभाषित करके भेजता है कि क्या है ये मनी बिल। फिर 14 दिन है, जो तेरे बस की कर ले, तूने जो अमेंडमेंट किए, सुधार किए, मानने या ना मानने। फिर यह बिल राष्ट्रपति के पास जाता है। रियलिटी में राष्ट्रपति इस बिल को, रियलिटी की बात करो तो राष्ट्रपति इस बिल को दोबारा नहीं भेज सकता। यह लिख रखा है संविधान में, संविधान में लिख रखा है कि बिल को दोबारा नहीं भेज सकता, रिकंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के पास इस बिल को दोबारा नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति इसको मना भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, परंतु सामान्यतः यह बिल क्योंकि राष्ट्रपति की परमिशन से आया है तो राष्ट्रपति इसको मना नहीं करता, इसको हाँ करता है। अगर संविधान की बात करो तो संविधान में तो केवल यह कह रखा है कि राष्ट्रपति इस बिल को दोबारा नहीं भेज सकता, नहीं भेज सकता। बात क्लियर होगी। अब हम राष्ट्रपति की यहीं से वो पॉइंट पे क्लियर कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो बिल से संबंधित शक्तियां हैं वो 111 में है, 111 अनुच्छेद में। 111 अनुच्छेद में क्या शक्तियां राष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति किसी बिल को जो लोकसभा राज्यसभा में पास हो उसको क्या कर सकता है? पास कर सकता है, अपनी एसेंट दे सकता है,
उसको मना कर सकता है, मना कर सकता है, विद होल्ड कर सकता है। ठीक है, जनरली मना करने का प्रोविजन भारतीय संविधान में कम है, वो बता दूंगा किन किन में है। तो मना को 2 मिनट के लिए मैं डाउन कर रहा हूं, मना करने की बजाय मैं इसको लिख रहा हूं 2 दूसरी जगह पर कि राष्ट्रपति दोबारा सदन में भेज सकता है रीचेक के लिए। दोबारा चेक करने के लिए भेजेगा तो वापिस जब राष्ट्रपति के पास आएगा, वापिस जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति को बिल को साइन करना ही पड़ेगा। और राष्ट्रपति विद होल्ड इज एसेंट, विद होल्ड इज एसेंट का मतलब है ना तो हाँ करे ना करे, ये कर सकता है। इस पावर में इसकी पावर आती पॉकेट वीटो। कौन सी वीटो? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब राष्ट्रपति जितनी मर्जी हो बिल को गोद में डाल के घूम ले, जेब में डालने का मतलब है राष्ट्रपति ना तो बिल को हाँ करे ना करे। हमारे संविधान में बिल को पढ़ने के लिए राष्ट्रपति की कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति बोले मैं बिल को स्टडी कर रहा हूं, मुझे ठीक लगेगा तो कर लूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ये इंपॉर्टेंट डाटा जो मैंने आपको बताए। ठीक है, अब बात करें, आ जाओ अब दूसरी बात करें बच्चों, हम बात करें किन किन बिल को राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं। संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन बिल होगा तो राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है भाई। संविधान संशोधन बिल को तो राष्ट्रपति को यस करना ही पड़ेगा, संविधान संशोधन बिल राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा। संविधान संशोधन बिल में उसकी कोई शक्ति नहीं, केवल एक शक्ति राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा। बात समझ आएगी नहीं आएगी? और मनी बिल में राष्ट्रपति की परमिशन से आएगा। ठीक है, अब यहीं पर 1-2 डाटा और बता देता हूं। मनी बिल में और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस है? मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस है? सुन लो बच्चों, फाइनेंशियल बिल 117 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, मनी बिल 110 के अंतर्गत आता है। फाइनल बिल साधारण बिल की तरह ट्रीट होता है, मतलब लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी जाएगा, परंतु इसमें एक बात, जिस प्रकार मनी बिल और फाइनेंशियल बिल की कॉमन चीज क्या है? कॉमन है दोनों में किसकी परमिशन चाहिएगी? राष्ट्रपति की। दोनों पहले किस में आएंगे? लोकसभा में। ये 2 बातें तो कॉमन है, राष्ट्रपति की परमिशन वाला और दूसरा क्या पॉइंट कॉमन है? लोकसभा वाला। डिफरेंट क्या है? ये 117 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है फाइनेंस बिल और ये 110 बिल के अनुच्छेद आता है मनी बिल, धन विधेयक। अब ये जो मनी बिल होता है इसमें तो राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं, राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं, केवल 14 दिन लेट कर सकता है। परंतु फाइनेंशियल बिल साधारण बिल की तरह होता है, राज्यसभा उसको मना भी कर सकती है, राज्यसभा उसको मना भी कर सकती है। जब राज्यसभा मना करेगी तो क्या कौन सी बैठक हो जाएगी? तब बैठक हो जाएगी संयुक्त बैठक। कौन सी बैठक? संयुक्त बैठक। राज्यसभा ने मना कर दिया, लोकसभा ने कर दिया, संयुक्त बैठक हो जाएगी। संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होगी? 108 अनुच्छेद के अंतर्गत। और संयुक्त बैठक में जनरली कौन जीतता है? संयुक्त बैठक में जनरली लोकसभा जीतती है, क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। और संयुक्त बैठक का अध्यक्ष भी कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर होता है। पहले लोकसभा का स्पीकर, अगर लोकसभा का स्पीकर ना हो, तो फिर कौन होगा? राज्यसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर ना हो तो फिर कौन होगा? राज्यसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर, फिर लोकसभा ना होगा तो लोकसभा का उपसभापति। जब ये दोनों ना होंगे तब राज्यसभा आएगी। जब दोनों ना होंगे तब क्या आएगी? राज्यसभा। क्लियर टू यू? ये मैंने दोनों पॉइंट बता दिए आपके सारे के सारे, फाइनेंस बिल से रिगार्डिंग, मनी बिल से रिगार्डिंग और राष्ट्रपति के एसेंट से रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं बोला टॉपिक के थ्रू करता जाऊंगा सारी चीजें। संसद में शून्यकाल का क्या समय है? शून्यकाल देखो बेटा, संसद स्टार्ट ही 11 बजे होती है। संसद स्टार्ट कितने बजे होती है? 11 बजे होती है संसद स्टार्ट। जब 11 बजे संसद स्टार्ट होती है तो 11 से 12 का जो टाइम है, 11 से 12 का जो टाइम है उसे बोलते हैं क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल। किस समय क्या पूछो भाई? प्रश्न पूछो, कोई भी प्रश्न पूछो 11 से 12 के बीच में पूछो, से क्या बोलेंगे? क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल। इस प्रश्न काल के अलावा जिस समय तक संसद चलती है, जिस समय से संसद चलती है उसे क्या बोलते हैं? शून्यकाल। शून्यकाल का मतलब इसमें कोई टाइम डिसाइड नहीं कर रखा। इस समय पर ये हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग में भी नहीं है, भारत से निकला है, भारत से ये सिस्टम निकला है। इस शून्यकाल को कहते हैं किसी भी समय, प्रश्न काल को छोड़कर किसी भी समय। तो बच्चों 9 से 10 तो चलता ही नहीं, 10 से 11 नहीं होती, 11 से 12 क्वेश्चन आवर होता है। प्रश्न काल जो प्रश्न पूछते हैं भाई, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं,
सीएम से प्रश्न पूछते हैं, हम सेंटर की बात करो तो कैबिनेट मिनिस्टर से पूछते हैं, प्रधानमंत्री से पूछते हैं। 12 बजे से, ये वैसे बोला है 12 बजे से 1, परंतु 12 बजे से किसी टाइम तक भी हो सकता है शून्यकाल, किसी टाइम तक भी हो सकता है 12 बजे से शून्यकाल। क्लियर बच्चों, 12 बजे से किसी भी टाइम तक हो सकता है आपका शून्यकाल, किसी भी समय हो सकता है 12 बजे के बाद से शून्यकाल। ठीक है, अगला आ जाओ बच्चों, अगला आ जाओ। ठीक है, हो गया भाई क्वेश्चन क्लियर? शून्यकाल वाला, निम्नलिखित में से किस गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? किस गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है बच्चों? किस गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? तो बच्चों मैंने बता दिया, जब दोनों में हाँ या ना हो, बिल में सामान्य विधेयक में नहीं, बिल्कुल ना, बिल्कुल धन विधेयक 110 में नहीं हो सकती। ठीक है, संविधान संशोधन बिल में भी बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, सामान्य विधेयक में, क्योंकि संविधान संशोधन बिल लोकसभा को भी पास हो, राज्यसभा दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है, दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। तो बच्चों किस में? सामान्य विधेयक, साधारण बिल में। और जो तुम्हारा वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है जो 117 है, वो भी किसकी तरह ट्रीट होता है? साधारण बिल की तरह, साधारण बिल की तरह। संयुक्त बैठक बताइए ना अभी 108 के अंदर, अभी डिटेल बताई दी संयुक्त बैठक की 108। मैंने क्वेश्चन इस तरह चाहते हैं कि सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, इस तरह क्वेश्चन चाहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन सुनो क्या है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किस समय नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो बच्चों प्रोटेम स्पीकर, ध्यान से समझ लो, प्रोटेम, प्रोटर्म, प्रोटर्म का मतलब है थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए भाई बड़ों को सम्मान दो, थोड़े टाइम के लिए बड़ों को सम्मान दो। तो जब हमारे सारे एमपी चूज करके आए, एमपी चूज करके आए, तो एमपीओ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी कोई चाहिए, हमें कंट्रोल करने के लिए चाहिए, तो लोकसभा का अध्यक्ष बनाएंगे। तो बच्चों लोकसभा का अध्यक्ष तो तभी बनेगा ना जब चुनाव हो। चुनाव का मतलब है जो वे सारे चूज करके आए हैं 543, उनमें से भाई क्या हो, अपना डिसाइड करा दे ज्यादा भाई हमें ये स्पीकर चाहिए, तो उनका चुनाव कराने अभी तो कोई होना चाहिए। तो उनको चुनाव कराने के लिए जो भी उस सदन का, जो भी उस सदन का वरिष्ठ सदस्य होता है, जो भी सदन का वरिष्ठ सदस्य होता है, जो भी सदन का वरिष्ठ सदस्य होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। जरूरी नहीं मान ले भाजपा जीत का है, जो भाजपा का बंदा होगा, मतलब उन जितने भी 543 आए उनमें जो बड़ा उम्र का बंदा होगा, वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करा देगा और बोलेगा भाई तुम संभालो तुम्हारा काम। ठीक है, उसे बोलते प्रोटेम स्पीकर। अब कुछ बंदे जो पुराने वाली सभा में थे, पुराने वाले लोकसभा में थे, अगले वाले में नहीं थे, पुराने वाली लोकसभा में थे, अगले वाले में नहीं थे, उन्हें बोलते लेम डक सेशन, लंगड़ी बत्तख, लेम डक सेशन। पुराने टाइम पर थे, नई सभा में चूज कर नहीं आए, पुराने वाली सभा में थे, विधानसभा में, लोकसभा में, नई वाली में चूज करके नहीं, उन्हें बोलते लेम डक सेशन। क्या बोलते हैं उनको? लेम डक सेशन, लेम डक सेशन बोलते हैं उसको, लेम डक सेशन। ठीक है, लेम डक सेशन। क्लियर भाई? अब आती एक वर्ड हो रहा था विप। विप क्या होता? विप, हर पार्टी ये चाहेगी कि उसके जो, उसकी जो कर मान लो कांग्रेस है, कांग्रेस की भाई, कांग्रेस की अपनी विंग है, जो कर इसकी बीजेपी की एबीवीपी है, एबी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाई, और भाई क्या नाम है, इनसो किसकी है? चौटाला साहब की है। इस प्रकार कांग्रेस की विंग है। तो ये चाहेंगे जो उनके ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं या ग्रास रूट लेवल कार्य उनके नेता हैं, जो इन फ्यूचर में उनके एमएलए बनेंगे और एमपी बनेंगे। ठीक है, तो वो यूथ पार्लियामेंट जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूथ पार्लियामेंट। यूथ पार्लियामेंट उनकी भाई, जो आजकल भाई जो क्या नाम है तुम्हारे, यूथ पार्लियामेंट बोलेंगे तो मंत्री जो यूनिवर्सिटी वगैरह में छात्र हैं, जो इन फ्यूचर में जाकर संसद वगैरह में आएंगी। अब वो एक तो यूथ पार्लियामेंट समझा दी मैंने, उसको यूथ पार्लियामेंट बोलते हैं। वीप का मतलब समझाता हूं, हर पार्टी का एक बंदा अध्यक्ष बनाते हैं वीप का, वो पार्टी में अनुशासन लेकर होगा। उसका काम क्या होगा? भाई इस समय पार्टी की मीटिंग होगी, आना चाहिए, इस राज्य में मीटिंग होगी तो उस राज्य के बंदों को आना चाहिए, उस राज्य में सीएम का उसका विवाद चल रहा है तो विवादों को सोल्व करेगा। तो वीप ये पार्टी से रिलेटेड है, पार्टी का डेकोरम और डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए, पार्टी का डेकोरम और डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए होती वीप, डेकोरम और डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए होती वीप। और जो नए नए पार्टी में सदस्य हैं या एमएलए एमपी आए, जो यूनिवर्सिटी के बंदे हैं, उनको संसद का माहौल समझाना, संसद के बारे में बताना होता है यूथ पार्लियामेंट, अपनी नई पे तैयार करना, यूथ पार्लियामेंट। ठीक है बच्चों, ये 2-3 पॉइंट और थे जो इंपॉर्टेंट थे, पेपर में आ जा तो ना हो। विप और
पार्लियामेंट। व्हिप कोई कॉन्स्टिट्यूशनली ना तो ये संवैधानिक है ना ये संवैधानिक, ये संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। हाँ, प्रोटेम स्पीकर संवैधानिक है, प्रोटेम स्पीकर संवैधानिक है, उसमें संविधान में उसके बारे में बता रखा है, परंतु यूथ पार्लियामेंट और व्हिप के बारे में नहीं है। और बल्कि प्रोटेम स्पीकर भी संवैधानिक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कोई आर्टिकल नहीं। इसको तुम क्या बोल सकते हो, इसको लोकसभा के रूल्स में, रूल्स ऑफ पार्लियामेंट में है, रूल्स ऑफ पार्लियामेंट। एग्जैक्ट आंसर पूछो तो रूल्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संविधान में इसके लिए अनुच्छेद नहीं है, परंतु जो संसद के नियम है उनमें प्रोटेम स्पीकर का जिक्र है। पर संसद के नियमों में व्हिप जो पार्टी के लिए होता है उसका जिक्र नहीं होता, यूथ पार्लियामेंट का भी जिक्र नहीं होता। आज अगला भाई, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन पूरा करते जाएंगे। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए। मान लो भाई तुम अपना काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जब तक उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, जब तक वो 6 महीने, कितने महीने बच्चों, 60 दिन तक, 60 दिन तक बगैर बताए नहीं रहेगा तो उसकी सदस्यता खत्म। 60 दिन तक अगर बगैर इन्फॉर्म करे नहीं आया किसी चीज में, उसने कोई लेटर नहीं दिया भाई मैं इस वजह से नहीं आया, तो 60 दिन बाद उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। 60 दिन बाद उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? 60 दिन बाद उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर भाई, कोई डाउट? ठीक है, इंडिपेंडेंट वाले पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट वाले पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो, पार्टी को सहयोग दे सकते हो कि उसको क्या समझौता दे दिया भाई, जो इंडिपेंडेंट जो एमएलए हरियाणा में है उन्होंने क्या दे रखा है, उसको सहमति दे रखी है, वो उस पार्टी के सदस्य नहीं है। ठीक है, अच्छा यहीं से एक चीज और बता देता हूं तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जिसके तुम सीटिंग हो ना, जिसके तुम सीटिंग सदस्य हो, अगर किसी दूसरी जगह जाओगे, किसी दूसरी जगह जाओगे, सुन ले बात ने, किसी के तुम सीटिंग जगह हो, किसी दूसरी जगह जाओगे तो सीटिंग का पद खत्म, सीटिंग का पद खत्म। लाइन सुन भाई, सीटिंग हो किसी दूसरी जगह जाओगे सीटिंग का पद खत्म। या दो जगह चुनाव लड़ा तो बड़े वाला पद माना जाएगा, बड़े वाला पद माना जाएगा, बड़े वाला पद माना जाएगा। लाइन लिख ली, 2 जगह चुनाव लड़ोगे तो बड़े वाला पद माना जाएगा, सीटिंग होते हुए और कुछ लड़ोगे तो सीटिंग की जगह खत्म। समझाता हूं, मान ले एक बंदा एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो सीएम बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? सीएम। पर वो नो बिडर है, वो नो बिडर है, कदे मेरी एमपी की सीट ना चली जा, कदे मेरी एमपी की सीट ना चली जा। तो बच्चों अगर वो एमपी होते हुए एमएलए का चुनाव लड़ता है, क्या चुनाव लड़ता है? एमएलए का चुनाव लड़ता है एमपी होते हुए, तो अगर वो एमएलए का चुनाव जीत जाता है तो सीटिंग के था एमपी, तो उसकी कौन सी सीट मानी जाएगी? एमएलए की सीट मानी जाएगी, चाहे वो सीएम बने चाहे ना बने। मान लो सीएम भी ना बनया, खाली एमएलए बन गया और पहले एमपी था, तो एक पॉइंट बता दिया, सीटिंग सदस्य है, कोई दूसरी चीज का चुनाव लड़ रहा होगा तो वो कौन सी दूसरा पद उसका क्या माना जाएगा? खाली। मान ले 2 चुनाव इकट्ठे हो रहे हैं एमपी और एमएलए के, उन एमपी का भी कर रखा था, फिर एमएलए का भी लड़ रखा था, दोनों चुनाव लड़ लिए, उसने एमपी का भी भर दिया, एमएलए का भी, रिजल्ट आ गया, एमपी बन गया, और बाद में रिजल्ट किसका आया? एमएलए का। तो वो फिर उन्हें एमपी छोड़ के के बन गया? वो एमएलए, परंतु एमएलए में वो सीएम ना बना, तो उसकी वो एमपी की सीट गई। बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरी बात, 2 सीटों के लिए इकट्ठी फाइट कर दी, एमपी के लिए और एमएलए के लिए, एमपी के लिए और एमएलए के लिए, दोनों के चुनाव आगे एक दिन, तो उसकी एमएलए वाली सीट नहीं, कौन सी सीट मानी जाएगी? एमपी वाली, बड़े वाली सीट मानी जाएगी। तो ये क्वेश्चन किसी तरह भी आ जाए आप आंसर दे दोगे कि कौन सा किस सदस्य का बंदा माना जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत के न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं विचार करने से पहले तुम्हें एक चीज बता देता हूं इसके बारे में, क्या है भारत का महान्यायवादी। यह है प्राइवेट वकील, मतलब यह है बंदा सरकारी वकील। सरकारी वकील टॉप क्लास का है, सरकार का सबसे मेन है, तो इसको नाम दे दिया महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। और कौन से अनुच्छेद में बता दी इसके बारे में? 76 में। अब बात सुनो, इसका काम है कौन सी सीट नहीं, वो बन लिया, दोनों में रिजल्ट आगे, दोनों में रिजल्ट आगे, बड़ी वाली सीट,
उसको चॉइस दी जाएगी थोड़े दिन के लिए, स्टार्टिंग में चॉइस दी जाएगी, अगर चॉइस नहीं मानेगा, ये ठीक है तेरी बात, स्टार्टिंग में चॉइस दी जाएगी, अगर चॉइस नहीं मानेगा अरुण गोयत, चॉइस नहीं मानेगा तो फिर जाएगी, ये बात तेरी बिल्कुल ठीक है, स्टार्टिंग में चॉइस दी जाएगी परंतु फिर बाद में बड़े वाला काउंट होगा। उसने चॉइस फिल नहीं करी तो बड़े वाला काउंट होगा, ये बताया मैंने, बड़े वाला काउंट होगा चॉइस फिल करने के बाद। चॉइस नहीं मानी तो उसने, चॉइस तो उसकी रहेगी, दोनों जीत गया, ये चॉइस तो क्योंकि मौलिक अधिकार है, परंतु चॉइस पे उसने अपना रिजल्ट ना दिया तो बड़े वाला माना जाएगा, चॉइस पे रिजल्ट ना दिया बड़े वाला माना जाएगा। थोड़े टाइम में ज्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो। सरकारी वकील, अब भाइयों सरकारी वकील 5 साल तक लग गया, तो संविधान का ये पद कितने साल तक होता है? 5 साल तक, क्योंकि 5 साल तक सरकार होती है। तो यो तो सारे काम वो करेगा जो सरकार को बचाएगा कोर्ट से। सरकार ने बिल बनाया, कोर्ट में गया, कोर्ट में वो चैलेंज होगा, तो ये अपना काम बर्डन कम करने के लिए, क्योंकि संविधान सरकार जो बिल बनाओगी, जो कानून बनाओगी, उनको बचाओगा कोर्ट से, कोर्ट में कोई उनके खिलाफ याचिका ना ला दे, तो पहले उसका काम में कोर्ट में जाकर उनको बचाना है। तो पहले ये क्या काम करता है, जब ये बिल बनते हैं, भाई इनसे कहता है भाई बिल बने, अरे मैं भी आ गया, बैठो जनरल में आ गया, लोकसभा का स्पीकर बोले ओए भाई तू तो एमपी नहीं है, तो एमपी सदस्य नहीं है, तू यह पार्टी में नहीं आ सकता, तो वो बोल लेगा भाई बात सुन ले, जो तुम ये काम कर रहे हो बिल वाला, ये तुम गलत बना दोगे तो मुझे ही पछताना पड़ेगा बाद में, कि कोर्ट में मन लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में तो मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो ये बिल गलत बना दोगे और जाके सिरदर्दी मेरे लिए होगी। तो फिर कहा हाँ भैया, स्पीकर बोला ठीक बात बोल रहा है। तो ये एक ऐसा सदस्य है जो सदन का सदस्य तो नहीं है, सदन का सदस्य तो नहीं है, परंतु सदन की प्रोसीडिंग में भाग लेगा, क्योंकि जो प्रोसीडिंग हो रही है इन फ्यूचर में वो गलत होगी, तो बचाने का काम भी किसका है? इसका। इसीलिए सदन की प्रोसीडिंग में भाग लेता है। दूसरी बात, ये तो 5 साल इसका टैग लग गया तो आराम से वकील था भाई, इसमें एक जज बनने की काबिलियत होनी चाहिए, पर ये जज होना, जज बनने की काबिलियत होनी चाहिए, जज ना जरूरी जज हो, जज बनने की काबिलियत होनी चाहिए। अब 5 साल तो सरकार का ठप्पा लग गया, अगली 5 सालों सरकार ना आई तो इसने तो कोई केस भी ना देगा, ये तो कांग्रेस का बंदा टैग लग जाएगा। इसीलिए ये एक सरकारी पद पर रहते हुए भी प्राइवेट केस लड़ सकता है राष्ट्रपति की परमिशन लेकर, राष्ट्रपति की परमिशन लेकर, क्योंकि भाई इसका प्रोफेशन तो लॉयर पढ़ने का था ना, लॉयर था ये तो ये सरकारी पद पर रहते हुए भी प्राइवेट केस लड़ सकता है राष्ट्रपति की परमिशन लेकर, क्योंकि भाई अगले का रोजगार मत छीनो, 5 साल बाद सरकार चलेगी तो इसके पास क्या है। ठीक है, आगे बात सुन में, तो बिल प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है विदाउट सदस्य हुए, और सरकारी सदस्य होते हुए प्राइवेट केस लड़ सकता है। ये किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल लगाएगा राष्ट्रपति। इसी की तर्ज पर क्या होता है राज्य में? एडवोकेट जनरल, राज्य में होता है एडवोकेट जनरल, किसके अनुच्छेद के अंतर्गत? 165। सेम चीज है, उसको परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? राज्यपाल की। उसको परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? राज्यपाल की। क्लियर टू यू बच्चों? क्लियर? ठीक है, ये टॉपिक भी क्लियर भाई, चलो आगे ने। ठीक है, भारत सरकार की वरीयता श्रेणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? बताओ, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आएगा भाई? न्यायवादी, अरे ये तो वकील है, न्यायवादी तो कोई मतलब है कौन है? न्यायवादी क्यों नहीं? अटॉर्नी जनरल छोटा है उससे। चीफ ऑफ स्टाफ्स, चीफ ऑफ स्टाफ्स नहीं, कोई मतलब नहीं चीफ ऑफ स्टाफ का भाई, आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ हो जब बिना मतलब। भूतपूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति जो होता है बच्चों, राष्ट्रपति चाहे पहले वाला हो चाहे बाद वाला हो, वो किससे? भारत सरकार के न्यायाधीश से ऊपर आता है, भारत सरकार के न्यायाधीश से ऊपर आता है। अब ये वरीयता क्रम लिख लो, वरीयता क्रम लिख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वरीयता क्रम का, वरीयता क्रम लिख लो। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति चाहे पहले का हो चाहे बाद का हो, वो क्या आएगा? ये नया क्वेश्चन आ जाए वरीयता क्रम का तो सोल्व करना है। भूतपूर्व राष्ट्रपति चाहे पहला हो चाहे बाद का, वरीयता क्रम लिख लो, जल्दी लिखो बच्चों, पहले पर जल्दी लिखो, पहले पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, जल्दी लिखो, पहले पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री। ये कोई संविधान में नहीं लिख रखे, परंतु रूल्स ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो माने गए, संविधान में लिख रखे, रूल्स ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग माने गए हैं, रूल्स ऑफ पार्लियामेंट। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रोपा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इनके अंतर्गत रूल्स ऑफ पार्लियामेंट, संविधान के नियम और रोपा के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 लिखो। पहले पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल, पांचवे पर भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, पांचवे पर भूतपूर्व उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे बात सुन में, फिर प्रधानमंत्री
उप प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये भी अच्छा क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर लोकसभा के अध्यक्ष, फिर लोकसभा के अध्यक्ष, फिर केंद्र के कैबिनेट मंत्री। तो पहले भी क्या होगा बच्चों, पहले पर राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति। ये राजस्थान वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, अपने यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरे पे प्रधानमंत्री, तीसरे पर प्रधानमंत्री, क्लियर होगा बच्चों। चौथे पर राज्यपाल, चौथे पर राज्यपाल। पांचवे पे भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हुआ, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनसे ऊपर होते राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री से ऊपर होते राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री से ऊपर होते राज्यपाल, ठीक है। फिर पांचवे क्या पर उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना रखा हो तो उप प्रधानमंत्री बना दो तो उप प्रधानमंत्री पांचवें क्या पा होगा ना किन पे, ये तो हमेशा ऊपर माने जाएंगे। छठे पे भारत का न्यायाधीश, भारत का न्यायाधीश, महान भारत का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस के साथ अन्य जस्टिस भी हो गए, ठीक है। तो चीफ जस्टिस के साथ अन्य, फिर लोकसभा का अध्यक्ष, सातवें पे लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। आठवें पे हो गए कैबिनेट मंत्री। तो सीएम वगैरह कैबिनेट मंत्री से कम है, सीएम वगैरह कैबिनेट मंत्री से कम है, ये ध्यान रखना। 2 पॉइंट हो गए। तो राज्यपाल वगैरह कैबिनेट मंत्री से ऊपर है, और सीएम वगैरह जो आपके कैबिनेट मंत्री के नीचे हैं। क्लियर। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा इजीली सोल्व कर लोगे, वरीयता वाला। आगे आ जाओ। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी सोल्व करो। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, किसका सही नहीं, जल्दी सोल्व करो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी सोल्व करो। फैक्चुअल क्वेश्चन जल्दी सोल्व करो, फैक्चुअल क्वेश्चन जल्दी सोल्व करो, फैक्चुअल को जल्दी सोल्व करो। राजीव गांधी कर्म भूमि, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, जल्दी सोल्व करो, जल्दी जल्दी सोल्व करो इन्हें, जल्दी आज जल्दी सोल्व करो बच्चों, टाइम मत लगाओ। ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। चलो एक आधा क्वेश्चन छोड़ दूंगा, आंसर बताते रहियो। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सारे घाट याद कर लियो, मेरे कहना हम तो सारे घाट, ठीक है। आगे ना आ जाओ, क्योंकि मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर दूं, फैक्चुअल आराम से कर लेना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इससे रिगार्डिंग 2 चीजें बता दूंगा कि कुल सदस्यों के 15% की सीमा, मतलब जो अगर 543 है तो इसके 55 हो गए, 55 का 10 27 हो गए, 5 और 7 12, 5 और 2 7 और 1 8, मतलब 82 से 83 के होंगे मंत्री, इससे ज्यादा मंत्री नहीं होते। जितने लोकसभा के सदस्य हैं उनके, जितने राज्यसभा के सदस्य हैं उनके 15%, विधानसभा के सदस्य 15, जो अगर हरियाणा के 90 हैं तो 15% कितना हो गया भाई, 90 गुणा 15/100, ठीक है। 15 निमे 145 ना, 90 का 15% कितना हो गया, 15/100 गुणा 90, ये तो हो गया ना 15%। काटो इसने, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 9 तिये 27/2, कितने हो गए 27/2, तुम्हारे 13 साढ़े 13, तो 13.5 विवाद हो गया, 13 माने या 14 माने। तो पिछली सरकार में 14 बना रखे थे, पिछली सरकार में क्या बना रखे थे, 14 बना रखे थे, पिछली सरकार में 14। तो इट मीन्स ये बिल कब आया, ये आया 91वां संशोधन 2003, 91वां संशोधन 2003 में आया था बच्चों। क्या 91वां संशोधन 2003 में ये आया था कि भाई टोटल जो सदस्य हैं मनमानी नहीं किसी ने मंत्री बना दे, कुल सदन के केवल 15% तक क्या बन सकते हैं मंत्री। और यहीं पर आया था किसी स्प्लिट को 1/3 को नहीं मानेंगे। अगर कोई पार्टी दूसरी जगह जाती है तो उसके 1/3 सदस्य नहीं, कम से कम भी कितने सदस्य जाए, 2/3। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ना, जो दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम में 1/3 से 2/3 करा, 1/3 से कितना करा, 2/3 करा। और मैंने कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, वो तुम्हें करने के लिए भी दे दूंगा। 1/3 से 2/3 करा दल बदल अधिनियम में, और दूसरा मैंने क्या बता दिया, कुल सदस्यों का 15%, कुल सदस्यों का 15% 91वें संशोधन में कराया था बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट 2003। अगला आ जाओ,
निम्नलिखित में से किस प्रकार, ये तो क्वेश्चन तुम्हें इस तरह करा रहा हूं ताकि देखो कोई वो नहीं है क्वेश्चन एज इट इज उठा लिए, क्वेश्चन वो उठाए हैं जिससे एक नया कंसेप्ट करने को सोल्व मिले। एक तो वरीयता वाला क्वेश्चन दिया, नया कंसेप्ट मिला नहीं मिला, बताओ वरीयता वाले में नया कंसेप्ट मिला नहीं मिला? अरे शांतिवन वांतिवन क्रम भूमि वाला इसलिए दिया ताकि इनके घाट वाट याद कर जाओ लूसेंट से, ठीक है। और इस क्वेश्चन से भी नया क्रम देखने को मिलेगा क्योंकि हरियाणा अब 1 2 3 2 1 2 3 वाले कंसेप्ट भी क्वेश्चन पूछ रही है। देखो निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त है? ध्यान सुनो, भारत का राष्ट्रपति वास्तविक इन करने का तरीका बताता हूं कि जो जो पॉइंट गलत है उसने निकाल लो और जो जो पॉइंट अच्छा है उसने निकाल दो। बेस्ट राइट निकालो और बेस्ट रोंग निकालो। इन क्वेश्चनों का तरीका बेस्ट राइट निकालो, बेस्ट रोंग निकालो, बेस्ट राइट और बेस्ट रोंग, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बेस्ट राइट की बात करी, पहला था वास्तविक और लोकप्रिय। वास्तविक तो कोई अधिकार है नहीं राष्ट्रपति के पास। रियल में हमारे यहां पर रियल है, नॉमिनल है, वास्तविक है, नाम मात्र है, अपने यहां पर नाम मात्र है। और लोकप्रिय राष्ट्रपति होता है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो पहला पॉइंट तो आ ही नहीं सकता, ना तो वास्तविक है ना लोकप्रिय है। तो बेस्ट रोंग हो गया, बेस्ट रोंग हो गया एक। क्वेश्चन करने का तरीका देख लो, बेस्ट रोंग हो गया एक। तो ना तो ये ऑप्शन आ सकता 1 और 3, ना ये ऑप्शन आ सकता 1 और 4। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका बता रहा हूं, जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए सोल्व किस तरह करने। देखा हमने कि किस प्रकार को राष्ट्रपति को माना गया है। तो पहला ऑप्शन था वास्तविक और लोकप्रिय माना गया है। ये क्वेश्चन मैंने केवल इसे लगाए हैं ताकि क्वेश्चन पेपर में जब पेपर आओ तो किस तरह क्वेश्चन को सोल्व करोगे सीख जाओ। तो तुमने बेस्ट राइट उठाना, बेस्ट रोंग, तो ये क्या उठ गया? बेस्ट रोंग उठ गया क्योंकि वास्तविक नहीं है। वास्तविक रियल तो कौन होता है? अपना प्रधानमंत्री होता है। भारत का राष्ट्रपति तो नॉमिनल होता है। और लोकप्रिय भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकप्रिय राष्ट्रपति नहीं होता। तो बेस्ट रोंग हो गया। तो बेस्ट रोंग हो गया तो ये आंसर तो नहीं आ सकता 1 और 3, 1 और 4। अब आ जाओ दूसरा, औपचारिक होता है और विधिक होता है। औपचारिक का मतलब नॉमिनल होता है और विधिक, विधिक का मतलब लिखा हो है भाई, लिखा बिल्कुल है, बिल्कुल लिखा हो। संविधान में 52 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति का पद होगा, 52 में लिख रखा है राष्ट्रपति का पद होगा, और 53 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड होगा। राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड होगा मतलब कार्यपालिका का प्रधान होगा, कार्यपालिका का भाई हेड होगा, प्रधान होगा। बिल्कुल लिख रखा है भाई, संविधान में लिख रखा है कार्यपालिका का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो यह बात बिल्कुल ठीक है, औपचारिक भी है और विधिक भी है। तो बेस्ट ठीक होगी 2। तो 2 तो दोनों में है, तो बेस्ट राइट तो दोनों में बच गया 3 और 4, इन दोनों में चुनना है। संवैधानिक और नाम मात्र दे दिया ना, बिल्कुल संवैधानिक और नाम मात्र। संवैधानिक तो है और नाम मात्र भी है, तो 2 और 4 सबसे बेस्ट हो गया नहीं हो गया? 2 और 4 सबसे बेस्ट हो गया नहीं हो गया? 2 और 4 सबसे बेस्ट। क्यों? तीसरा क्यों बेस्ट नहीं? तीसरे में लिख रखा है राजनीतिक और नाम मात्र। राजनीतिक पद की बात थोड़ी है, राष्ट्रपति हमारे देश में संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति सम्मान के तौर पर बनाया गया है। क्योंकि संवैधानिक का मतलब जब भी आ जाए, जब उसके लिए आर्टिकल देखियो, संवैधानिक जब भी आ जाए तो उसके लिए आर्टिकल होगा, ये बात ध्यान रख लियो। संवैधानिक के लिए आर्टिकल होगा क्योंकि सीबीआई के लिए, सीबीआई, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, अच्छा नेशनल वुमेन राइट कमीशन, इनके लिए क्या नहीं, संविधान में आर्टिकल नहीं है। नेशनल वुमेन कमीशन आर्टिकल नहीं है। परंतु जब मैं बात करूं एससी शेड्यूल कास्ट, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन, इनके लिए संविधान में आर्टिकल है, तो वे संवैधानिक है, वे संवैधानिक एससी एसटी क्योंकि उनके लिए आर्टिकल है। पर वुमेन और वुमेन राइट कमीशन, सीबीआई, आरटीआई ये संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बच्चे ये क्वेश्चन नहीं बताने की तरीका था मेरा था कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए 1 2 3 4 वाले, वो निकालने कैसे हैं यूपीएससी के तर्ज पर। पहले बेस्ट राइट निकालो और बेस्ट रोंग निकालो। बेस्ट रोंग ऑप्शन में कभी नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, और बेस्ट राइट ऑप्शन में जरूर आएगा। उनके बेसिस पे जो और बच गए उनने फिर यूज करो। क्लियर टू यू? ये तरीका समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? तो संवैधानिक का कदे भी पाओगा तो उसके लिए आर्टिकल पाओगा, क्योंकि संविधान में 53 अनुच्छेद में कार्यपालिका का पद के अध्यक्ष बता रहा। क्या कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। तो इसका पद संवैधानिक है, संवैधानिक है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये फैक्चुअल क्वेश्चन अपने सारे फैक्चुअल लगा लेने हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन सारे लगा लेने। कल की क्लास में कुछ छूंगा, ये टास्क दे रहा हूं, टास्क
मतलब बता दिए सारे घाट वाट करने हैं, क्योंकि मैं टॉपिक में जो बच रहे थे वो टॉपिक क्वेश्चन तक कराऊंगा। इसमें तुमने करना है सारे राष्ट्रपतियों के बारे में, सारे राष्ट्रपतियों के बारे में, कौन सा पहले मरा, कौन सा पहले गया, पहले 2 बार राष्ट्रपति कौन बना, बिना चुनाव लड़े कौन सा बना, तो करें संजीवा रेड्डी बिना चुनाव लड़े बना। ये फैक्चुअल डाटा अपने जो भी नोट्स तुमने बनाए हैं उसमें से देखने हैं। अरे 2-3 क्वेश्चनों का जवाब फिर कर लूंगा। कहिए बच्चों इस तरह से भाई कौन सा मर गया था टाइम पर, ठीक है, फखरुद्दीन अहमद वगैरह इस टाइप के। आ जाओ, संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आ जाओ, राष्ट्रपति अभिभाषण देगा, ये कौन तैयार करेगा? संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण। राज्यसभा का सभापति ये तो उपराष्ट्रपति होता है, ये क्यों तैयार करेगा भाई उसके लिए, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भाई, लोकसभा अध्यक्ष कौन तैयार करेगा अभिभाषण? क्या देना है उसको, क्या अभिभाषण देना है कि भाई क्या किस तरह रिप्रेजेंट करना है? राष्ट्रपति सारा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसमें? आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में कहता है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति कोई भी कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर करता है 74 में, ठीक है। और मंत्रियों में एक प्रधान होता है, उसका नाम प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के लिए अलग से आर्टिकल नहीं है, प्रधानमंत्री का विवरण किसमें ही है? 74 में। मंत्रियों में एक प्रधान होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। मंत्री प्रधान, उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, तो बच्चों में यहां पर बात करूं, मंत्रियों में प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं। ये सारी बात इसमें 74 में मंत्री परिषद सलाह पर करेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री क्यों चली? क्योंकि मंत्री अगर कोई नहीं मानेगा कुछ भी, तो मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के कहने पर लगाया जाता है। तो कोई मंत्री नहीं मानेगा, कोई बात नहीं करेगा, तो राष्ट्रपति से कह के उसको हटवा देगा और दूसरे नए को क्या लगवा देगा? मंत्री, ठीक है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मेन हो जाता है। अब बात करें 75 में है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इकट्ठे तैरेगी इकट्ठे डूबेगी, और लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। ये नहीं कि इसमें राज्यसभा वाला मंत्री नहीं बचता, कोई भी सांसद मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, कोई भी सांसद मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है, ठीक है। कोई भी सांसद बना होना चाहिए चाहे लोकसभा और राज्यसभा में, परंतु उत्तरदायी किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद सामूहिक का मतलब इकट्ठे तैरेगी इकट्ठे डूबेगी। मान लो कोई मंत्री रहते हैं, उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया, इसीलिए मंत्रियों पर जब आरोप लगता है तो वो त्याग पत्र दे देते हैं। क्योंकि अगर मंत्रियों पर पद पर रहते हुए आरोप सिद्ध हो गया, पद पर रहते हुए मंत्री पे आरोप सिद्ध होगा, तो पूरी की पूरी कैबिनेट को त्याग पत्र देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। जिस समय लोग गोपाल कांडा हुड्डा के राज में मंत्री थे, गोपाल कांडा हुड्डा राज्य मंत्री थे, और उनके ऊपर वो जो कौन सा था, वो गीतिका शर्मा थी या कौन सी थी, उसके ऊपर उन्होंने केस लगाया था, वो एयर होस्टेस वगैरह मर गई थी जो। अब उसका त्याग पत्र ले लिया हुड्डा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। क्यों? अगर मंत्री पद पर रहते उसका आरोप सिद्ध हो जाता तो उसको त्याग पत्र देना पड़ता सामूहिक सरकार को। तो 2 पॉइंट इंपोर्टेंट हो गए, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और लोकसभा के लिए होती है। हालांकि मंत्री इसमें राज्यसभा के भी बन सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल उसका भी भाषण तैयार करा होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल उसका भी भाषण तैयार करवाओगा। आ जाओ भाई, डीपीएसपी से रिगार्डिंग क्वेश्चन, ये टॉपिक करा दिया तो इसलिए तुम इसको सोल्व करो। ये टॉपिक करा दिया, तुम सोल्व करोगे इसको। ये टॉपिक करा दिया, जल्दी सोल्व करो तुम इसको। टॉपिक करा दिया, जल्दी सोल्व करो। जो टॉपिक ना कराए थे उनको मैंने डिटेल में बता दिया है। टॉपिक कराए मैंने, क्वेश्चनों के थ्रू टॉपिक कराए हैं तुम्हें, क्वेश्चनों के थ्रू टॉपिक कराए हैं। ये टॉपिक करा दिया तो सोल्व तुम करो। ये टॉपिक करा दिया, सोल्व करो। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, इंटरनेशनल कानून के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन की सुधार और भावना का विकास करना, ज्ञान बढ़ाना और अच्छितरों को सुधार करना, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। इंग्लिश बता देता हूं, इंटरनेशनल जो ट्रीटी है, लॉ है, उनके प्रति सम्मान रखना। इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी उनके प्रति सम्मान रखना। प्राणियों के प्रति दया भावना, मतलब प्राणियों के प्रति दया भावना रखने का मतलब है जो भी तुम्हारे एनिमल्स वगैरह उनके लिए क्रूरलिटी ना करना, उनके लिए प्रेम रखना। ज्ञानार्जन, तुम हाई नॉलेज तक, एक्सट्रीम नॉलेज तक पहुंचना। जो अपनी एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, दोनों को सेपरेट करना। हिंदी वालों के लिए बोल दिया
इंग्लिश वालों के लिए बोल दिया। अंतर्राष्ट्रीय विधि को बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, और राज्य की लोक सेवाओं में नगर पालिका का कार्यपालिका से पृथक करना। बताओ भाई, अब अपने चीजों को पकड़ लो। हमें पता था, हमने क्या कर ली, हमने डीपीएसपी कर ली। जल्दी बताओ, चलो तुम बताओ, ये क्वेश्चन छोड़ो, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 51 के कै जय में, अनुच्छेद 51 के गै में, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51 के कै छः में। कै खे गै गैड़े छः, छः छः जय जय ने, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैंने बताया क्वेश्चन टिपिकल भी आ जा तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताऊंगा फिर तुमने। जल्दी बताओ। अच्छा, ये आंसर ना है, मैंने लोगों को लगा रखा है आंसर ना है। देखो किस तरह करना है इसको, अपने बेस्ट को पकड़ लो। हमें पता है अनुच्छेद 50 में राज्य की लोकसभाओं में नगर पालिका को जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करना है। तो 50 का मतलब डी का 3 पक्का आना चाहिए। डी का 3 केवल एक में है, डी का 3 केवल एक, मान ले 2 में ही पा जाता डी का 3, डी का 3 2 में ही पा जाता, मान ले इसमें और इसमें पा जाता डी का 3। फिर क्या देखते, हमें 51 कन्फर्म पता है, हमें 51 कन्फर्म पता है क्या भाई। अब ये 51 में तो सारे के तुम्हारे कै खे गै गैड़े जय सारे आगे, सारे आगे। तो अब बात क्या है, तुम्हें जो तुम्हारे मौलिक कर्तव्य उनके बारे में सुनना जरूरी होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य में विजडम वगैरह की, नॉलेज वगैरह की, अपना ज्ञान बढ़ाना, वो 8वें 9वें में है। स्टार्टिंग में कि हमें देश की संप्रभुता को बचाना है, देश की संप्रभुता एकता के लिए इकट्ठा होना है, उसके झंडे का सम्मान करना है, उसके लिए सब प्राणियों में दया भावना रखनी है। तो प्राणियों में दया भावना, हार्मनी पहले पे आ जाएगी। हार्मनी किस पे आ जाएगी, थोड़ी पहले आ जाएगी। तो हार्मनी थोड़ी पहले आ जाएगी तो बी बच्चों हार्मनी थोड़ी पहले आ जानी चाहिए, और कंपेरिजन में हार्मनी क्या आ जानी चाहिए, थोड़ी पहले। तो बताओ ए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से हमें आंसर को सोल्व करना है। तो थोड़ी पहले आ जाएगी हार्मनी वगैरह, और विजडम वगैरह सबसे लास्ट में आएगा। विजडम वगैरह सबसे क्या आएगा, लास्ट में। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। तो डी का क्या होगा, जय, ज्ञानार्जन वगैरह जय में होगा। इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। जब मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन निकाले, ये नहीं कि पुराने निकाल दिए, अलग अलग टाइप के क्यों निकाले, ताकि पेपर में कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तुम कंफ्यूज ना हो। अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर किस तरह से दे, तो कंफ्यूज ना हो, पहले ही कंफ्यूज हो लो। यहाँ पे देखो, जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से क्या है मूल कर्तव्य। अब हमने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट डिटेल में पढ़ लिए, तो हम ये देख लेंगे इनमें से कोई डीपीएससी या फंडामेंटल राइट तो नहीं है। तो बेस्ट रोंग और बेस्ट राइट निकल जाएगा। बेस्ट रोंग और बेस्ट राइट वो निकालो, क्वेश्चन से डरना नहीं है। बेस्ट रोंग और बेस्ट राइट निकालो। हम निकालते हैं बेस्ट रोंग बेस्ट राइट। भाई कह रहा है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, जो अपनी संस्कृति है, कल्चरल है, उसकी रक्षा करना। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, सोशल जस्टिस से कमजोर वर्ग की रक्षा। वैज्ञानिक मनोदशा व खोज की भावना, इंथुजियाज्म वगैरह। व्यक्ति और सामूहिक कार्यकलापों से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रदर्शन। अब बात सुनो बच्चों, सामाजिक अन्याय और कमजोर वर्ग की रक्षा, सामाजिक अन्याय और कमजोर वर्ग की रक्षा। बताओ, कहीं पर भी अपने मौलिक कर्तव्यों में नहीं है, कहीं पर भी मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। ये तो क्या कर्तव्य होगा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा कोई कर्तव्य में नहीं है। कर्तव्यों में क्या जरूर है, कर्तव्यों में जरूर ना हमारे कल्चर को बढ़ावा देना बिल्कुल है। हमें खोज की भावना मतलब साइंस की नॉलेज जुटानी बिल्कुल है। सामूहिक कार्य, सभी की उत्कृष्टता, सभी फील्ड में ऊपर टॉप पे जाना है। पूरे कर्तव्यों को याद मत रखो, कर्तव्यों को फीलिंग रखो। कर्तव्य क्या है, झंडे का सम्मान करना, देश में एकता बनाना, देश के कल्चर को बढ़ावा देना, देश में सामूहिक रूप से इकट्ठे कार्य करना, देश में विज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ज्ञान के प्रचार प्रसार की नई थ्योरी निकालना, ये चीजें हैं। परंतु अन्याय की बात करें, अन्याय की बात, राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, दीपक कुमार जी राज्यसभा के मेंबर
जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। जिस पार्टी की जितनी सीट आती है, रिलेटिव सुनो, जिस पार्टी की जितनी सीट आती है, जो उदाहरण के तौर पर 90 सीट है और 40 आ रही है बीजेपी की, तो लगभग 2-3 मेंबर, 2 से लेकर 3 मेंबर हमारे यहाँ से किसके जाएंगे? 5 मेंबर में से राज्यसभा में बीजेपी के। तो जिस पार्टी की जिस राज्य में जिस अनुपात में सीटें होती हैं, उस अनुपात में उसकी राज्य की सभा की सीटों को बांट देते हैं। पर यह तो है रियलिटी। और वैसे उन कहने को अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है उस राज्य के विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं, उस राज्य के विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। अब इस पे आ जाओ इंपॉर्टेंट पे। तो सोशल जस्टिस की बात करें, 3 प्रकार के न्याय, सोशल सामाजिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस राजनीतिक न्याय, और इकोनॉमिक जस्टिस इकोनॉमिक न्याय। कभी भी न्याय से रिगार्डिंग बात आ जाए तो वो तुम्हारे डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, डीपीएसपी में। तो न्याय से रिगार्डिंग आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये किसमें? सारे न्याय तुम्हारे किसमें है? डीपीएसपी। तो 2 नहीं होगा तो कंफर्म ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 नहीं होगा तो इस ऑप्शन में क्या है? 2 नहीं होगा तो ये आंसर नहीं होता कि में 2 है, ये आंसर नहीं होता कि में 2 है, ये आंसर नहीं होता कि में 2 है। इस आंसर में 2 नहीं है, इस आंसर में 2 नहीं है। तो क्या आ गया? 1 3 4, 1 3 4। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वहां पर अपने ज्ञान को यूज करना है, अपने ज्ञान से ये देखना कि ये आंसर बेस्ट राइट है, ये जरूर होगा। अब बेस्ट राइट में तुम देख लो, तुम्हें सबने पता है ना भाई, देश के कल्चर को बढ़ावा देना, तो 1 तो पक्का होगा ही होगा। 1 तो मौलिक कर्तव्य होगा नहीं होगा, 1 तो मौलिक कर्तव्य है ही है, तो 1 तो आंसर में जरूर होना चाहिए। तो ये आंसर तो वैसे कट गया क्योंकि इसमें क्या नहीं है? 1 नहीं है, 1 नहीं है। ये बेस्ट राइट, 1 बेस्ट राइट उठा लिया, 1 बेस्ट रॉन्ग उठा लिया। उससे क्वेश्चन को सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है। ये अलग तरह का क्वेश्चन केवल इसे दे रहा हूं, जरूरी नहीं पेपर में आऊं ये, पर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आगे तो डरना नहीं। उन पेपरों को, क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना है, उन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना है। नू तो बच्चा देखो आसान क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करा देंगे तुम्हें, उससे कोई फायदा नहीं है। 100-200 क्वेश्चन तुम कर लोगे परंतु ज्ञान का बढ़ावा नहीं होगा। आज जैसे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आज उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, मतलब रिट के द्वारा, रिट जारी करके उनको लागू कराया जा सकता है, मतलब कोर्ट में जा सकते हो। पहली बात कही, परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली ही उनको बढ़ाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास करो तभी उनको बढ़ाया जाएगा। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जाता है, जो हमारे संविधान में कहीं पर भी डिटेल्ड में बताई नहीं है। उनको कोई कानून बनाना है तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का सहारा लिया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायपालिका निश्चित करता है। यह कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से सुनो बच्चों, हम जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको वे इनफोर्सेबल इन नेचर नहीं है। इनफोर्सेबल का मतलब न्यायालय में उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते। कोई देश का सम्मान नहीं करता तो उसको जबरदस्ती सम्मान नहीं करा सकते। कोई देश की कल्चरलता को नहीं बढ़ाना चाहता, मत बढ़ाओ। जो ज्ञान नहीं लेना चाहता, नहीं मत लेने दो। तो हम जबरदस्ती मौलिक कर्तव्य नहीं करा सकते। संविधान में अगर मौलिक कर्तव्यों को पालन नहीं करे तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो नॉट इनफोर्सेबल इन नेचर है, तो नॉट इनफॉर्मेशन इन नेचर है। तो जो 5 प्रकार की रिट होती हैं उनमें से एक रिट है परमादेश। हम परमादेश इन पर नहीं लगा सकते। तो ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। और कथन देखो, इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि संविधान में 86वां संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2002 में हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया। तो दूसरी बात बिल्कुल ठीक है कि माँ बाप का ये दायित्व है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। तो संवैधानिक प्रक्रिया से इन्हें बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, भी बढ़ाया जा सकता है। अगली बात, अस्पष्ट विधियों के लिए, इनका कानून के लिए, मतलब ये तो कोर्ट में नहीं जा सकते, परंतु कोई कानून बने। क्या कानून बने? कोई कानून बने कि भाई देश में झंडे की कोई ब्रांड बना दे।
और झंडे के कपड़े निकालने लग जा, भाई पैंट भी बना दी, झंडे का कच्छा भी बना दिया, ये बना दिया, तो उस कानून को उस भाई ये बना दे कानून, भाई हम झंडे को इस तरह बनाएंगे, या हम झंडे में क्या करें, हम झंडे में विक्टोरिया, किंग विक्टोरिया का नाम लगाओगे, कुछ लगावे, तो वो कानून अगर बनावे कोई सरकार तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का हवाला देकर उस कानून को रोका जा सकता है। तो अच्छे कानून बनाने के लिए या गलत कानून को रोकने के लिए जो विशिष्ट शक्तियां, वो मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी को लगा के अच्छे कानून बना भी सकते हैं, उनका हवाला देके, और कोई कानून गलत बन रहा है तो उनका हवाला देके उस कानून को हटाया भी जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए यूज कर सकते हो। विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। अब ये कह रहा है विशिष्ट कर्तव्य का मतलब है, विशिष्ट कर्तव्य क्या, विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता नहीं। इसका मतलब समझो बच्चों क्या है, इसका मतलब है जो कर झंडे का सम्मान, डी गलत है बच्चों, दीपक डी गलत है, जो कर झंडे का सम्मान, कोई विशिष्ट कर्तव्य होंगे तो उनके लिए कानून बनाया जा सकता है, उनके लिए कानून बनाया जा सकता है। झंडा समिति बना दी, झंडा समिति क्या कर दी, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी ऊपर देखो, फंडामेंटल ड्यूटी है। इन दोनों में से बेस्ट क्यों ये हुआ, दोनों में से बेस्ट क्यों हुआ उसको समझो बच्चों। दो ऑप्शन ये तो मैंने पेपर में दिया, दो दे दिए मैंने, दोनों में से बेस्ट क्या है वो तो बता रहा हूं दीपक कुमार। ये तो रिट तो जारी कर नहीं सकते, मौलिक रिट जारी करने का मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो, बता क्या रिट जारी करने का मतलब कोर्ट में, तो आप कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते, इसलिए बेस्ट आंसर हुआ। अब इसको समझा रहा हूं, कोई मौलिक कर्तव्य ऐसा है जिसके लिए आपने कानून बना दिया, झंडे का कानून बना दिया, नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, तो वो जब कानून बन जाएगा तो जब अब कोई झंडे का अपमान करेगा तो आप कोर्ट में जा सकते हो। सभी मौलिक कर्तव्यों को प्रभावित करने के लिए नहीं, मौलिक कर्तव्य में से किसी के लिए कानून बना है, किसी के लिए कानून बना है, तब वहां पर न्यायालय में जा सकते हो, परंतु मौलिक कर्तव्यों के लिए रिट जारी नहीं होती, मौलिक कर्तव्यों के लिए रिट जारी नहीं होती। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के लिए रिट जारी नहीं होती बच्चों, इसलिए बेस्ट आंसर वो होगा। मौलिक कर्तव्यों के लिए रिट जारी नहीं होती, इसलिए बेस्ट आंसर वो होगा। बात समझ आ गई दीपक, क्लियर? आ जाओ, तुमने पढ़ा है, तुम्हारी चेक कर रहे हैं, जल्दी बताओ, तुमने पढ़ा है, चेक कर रहे हैं, जल्दी बताओ। कराई थी डीपीएसपी, जल्दी बताओ, डीपीएसपी कराई थी, जल्दी बताओ। ये मैं सुनो, मैं जो क्वेश्चन लेकर आऊंगा ना, वे ये नहीं कि रसगुल्ले क्वेश्चन कर लिए, मैं वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जा तो डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हें आता है, क्रैश कोर्स पढ़ रहे हो तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जा तो डरना नहीं। उनको सोल्व करने का तरीका क्या है, तो सोल्व करने का तरीका क्या है, आ जाओ। कल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेकर आऊंगे, इकोनॉमिक्स के 1 बजे आना, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेके आएंगे 1 बजे, कल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेके आऊंगा भाई, और उन क्वेश्चनों के थ्रू टॉपिक कराऊंगा, क्वेश्चनों के थ्रू टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने बीच में चलो ये क्वेश्चन करने के बाद पूछूंगा, संविधान के अनुच्छेद और उनके विषय, जल्दी करो। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, और ग्राम पंचायतों का गठन, काम करने का अधिकार, सम्मान, नागरिक संहिता, कृषि में पशुपालन, ये सब ने पता होगा। अनुच्छेद में मतलब 40 ग्राम पंचायतों के लिए, 43 छोटे उद्योग लगाने के लिए, 46 कास्टों का बताया था ना, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत कोई भी कर देगा, 40 में ग्राम पंचायत होगी, और 44 में समानाचार संहिता बिल्कुल, और 48 में मैंने बोली थी ग्राम, 48 क्या बोली थी, मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री, और कृषि पशुपालन, तो कृषि पशुपालन, बुचड़ खाना बताया ना, बुचड़ खाना, कृषि पशुपालन, बुचड़ खाने बंद हो और कृषि पशुपालन क्या हो, मॉडर्न हो। और 41 में क्या, काम करने का अधिकार, जो कोई लंगड़ा लूला हैंडीकैप हो कुछ हो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो और उनको क्या लिए रिलीफ वगैरह प्रोवाइड करो, ठीक है 41। तो बच्चों अब ये आराम से चारों क्या हो जाए, क्वेश्चन मैच हो जाएंगे। हाफ लाइन क्लास ले रहे हैं भाई। अब सुनो बच्चों, अब मेरे इस सेशन का मतलब बताओ, जो मैंने सेशन लिया था, टेंशन मत लो, अब जो है ना, आज तो एक घंटा लिया, आज थोड़ा क्यों लिया, क्योंकि मैं अब जो है, अब जो बच्चों तुम्हारे कल लूंगा इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 3-4 घंटे, और 3-4 घंटे लूंगा तुम्हारे, 2-3 घंटे लूंगा केमिस्ट्री के क्वेश्चन, केमिस्ट्री भी क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा और इकोनॉमिक्स भी क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा। बात समझ आ गई, दोनों चीज क्वेश्चन थ्रू कराऊंगा। अब आगे 2-3 घंटे दे लूंगा, फिर संडे वगैरह को एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन वगैरह और थोड़ी थ्योरी,
क्वेश्चन लिया और उसके साथ टॉपिक करा दिया, क्वेश्चन लिया उसके साथ थोड़ा टॉपिक करा दिया। अच्छा, फिर जो तुम्हारा है बच गए तुम्हारे 5 दिन, 5 दिन बच गए ना। 5 दिनों में सुबह 6 से लेकर 8 तक क्लास मेरी, 6 से 8 तक क्लास, और शाम को 7 से 9 तक क्लास, क्योंकि बच्चों 9 बजे जाना भी होता है इंस्टीट्यूट वालों को। 7 से 9 और 6 से 8, इस प्रकार हम कम से कम भी ये लगा लो 2 4 4 पंजे 20 20 और 14 34 घंटे पढ़ा दूंगा तुम्हें, लगभग 34 घंटे तुम्हें आराम से 30 से 34 घंटे पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, जो ये डिफिकल्ट से क्वेश्चन या नए टाइप के क्वेश्चन लेकर आए, उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आया कि नए क्वेश्चन आ जाएंगे तो सोल्व किस तरह करेंगे, नए क्वेश्चन आ जाएंगे सोल्व किस तरह करेंगे? कॉन्फिडेंस आया भाई? जल्दी बताओ, नए क्वेश्चन आ जाएंगे सोल्व किस तरह करेंगे? कॉन्फिडेंस आया? और टॉपिक भी होया हमारे, नया टॉपिक होया, वरीयता क्रम वाला टॉपिक होया, धनवन विधेयक वाला टॉपिक होया, प्रो टाइम विप यूथ पार्लियामेंट वाला टॉपिक होया। हाँ भाई, कॉन्फिडेंस आया भाई? हाँ, करंट अफेयर, इनमें करंट अफेयर भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। संडे वाले दिन करंट अफेयर है, संडे वाले दिन करंट अफेयर और मॉर्निंग में करंट अफेयर है, संडे वाले दिन करंट अफेयर और मॉर्निंग में करंट अफेयर। कॉन्फिडेंस आया नहीं आया? बताओ बच्चों, कॉन्फिडेंस आया नहीं आया? कॉन्फिडेंस आया नहीं आया? जल्दी बताओ, आया कॉन्फिडेंस? आया कॉन्फिडेंस भाई? नया पेपर, नए स्टाइल का पेपर आ जाएगा जब भी सोल्व कर लोगे, नए स्टाइल का पेपर आ जाए जब भी सोल्व कर लोगे। तो कल मैंने करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो तैयार करने तुम्हारे लिए, इकोनॉमिक्स तैयार करके लाऊंगा, लगभग 150 जैक क्वेश्चन होंगे, पर उनके टॉपिक पूरे हो जाएंगे, टॉपिक पूरे कराऊंगा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो इस तरह नए क्वेश्चन आ जाते, सोल्व किस तरह करने हैं। स्पीड अच्छी थी ना, क्वेश्चन भी अच्छी तरह कर लिए। ठीक है बच्चों, चलो चलो बच्चों, केमिस्ट्रिकल। अच्छा, करंट अफेयर की टेंशन मत लो, करंट अफेयर प्रिपेयर करना रहा हूं मैं, सारे प्रिपेयर करना रहा हूं, करंट अफेयर और नेशनल और हरियाणा। जॉब के साथ कम टाइम मिलता पर कर लिए बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से। एक मेरी स्टूडेंट और है निशु, एक स्टूडेंट है मेरी निशु अंबाला से, तुम्हारे ग्रुप में है, उन्होंने भी करंट अफेयर में मेरी बहुत हेल्प करी है। तो सभी एक बार निशु को थैंक्स बोलो, सभी एक बार निशु को थैंक्स और बोलो, निशु को थैंक्स बोलो, सभी एक बार निशु को थैंक्स बोलो। निशु ने बहुत मदद करी है मेरी करंट अफेयर में, क्योंकि मेरे पास कम टाइम था तो उस लड़की ने अच्छे करंट अफेयर लिखे, उसमें मदद मिली है मुझे। तो निशु को थैंक बोलो भाई एक बार, निशु को, निशु को थैंक बोलो एक बार जल्दी सभी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के इकोनॉमिक्स के करूंगा इकट्ठे और इस तरह उसके करेंगे। निशु को बोलो एक बार थैंक्स सभी, निशु को, उसने अच्छे करंट अफेयर दे रखी है, गुड़िया ने मेहनत कर रखी है अच्छी। ठीक है बच्चों, चलो, बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है उसके, मैं करंट अफेयर अच्छी तरह, और एक दो बुक्स वगैरह और भी कुछ अच्छी आओगी तो कोई भी मार्केट में कोई माल कोई भी पड़ा होगा उसको सारे को चेक इट आउट कर दूंगा, जो उसमें अच्छा होगा निकाल लेंगे, जो डाटा होंगे गलत होंगे ठीक कर देंगे, जो गलत होंगे ठीक कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।